आपने देखा होगा आजकल पूरे देश में एक फिल्म की बड़ी चर्चा चल रही है और उस फिल्म का नाम है धुरंधर। जिसने देखी है वो भी चर्चा कर रहा है, जिसने नहीं देखी वो भी इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहा है। और इस फिल्म में जब आप देखेंगे तो रणवीर सिंह की बड़ी चर्चा हो रही है, इस फिल्म में अक्षय खन्ना की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार है जिसकी बड़ी चर्चा है और उस किरदार का नाम है जमील जमाली। और इस किरदार को निभाया है मशहूर कलाकार राकेश बेदी ने। वैसे तो राकेश बेदी की पहचान एक ऐसे अभिनेता की है जो हमेशा जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों को हंसाते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी नेता का किरदार निभाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो किरदार है ये पाकिस्तान के एक नेता नबील गबोल से प्रेरित है। और इस समय राकेश बेदी खुद हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं और आज हम धुरंधर के बारे में और उनके रोल के बारे में उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर भाई, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और सर, हम आपके फैन हैं और पूरा देश आपका फैन हुआ पड़ा है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं आप बोलते नहीं है, उससे पहले ही हंसी आ जाती है। जी, अब क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन जब धुरंधर देखने के लिए गए और उसमें हमने आपका रोल देखा तो एक तरीके से पहले तो बड़ा शॉक लगा एकदम कि ये क्या हुआ। तो ये जो नए रूप में हमने आपको देखा और आज आपकी बड़ी चर्चा हो रही है इस बारे में कि आपने वो जो रोल है जबरदस्त तरीके से आपने निभाया है, तो ये नया शिफ्ट आपने कैसे किया? देखिए, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर आदित्य धर को। मैंने, अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी जी। और उसमें मेरा एक छोटा सा किरदार था जिसमें मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन इंडिया के लिए काम करता हूं, मूल हूं। तो वो बड़ा अच्छा हुआ था सीन और आदित्य पता नहीं उससे बहुत इंप्रेस हुए, बड़े खुश थे। तो उन्होंने मुझे उसी दिन कहा था, आज से 4-5 साल पहले, कि राकेश जी, आई विल पे यू बैक फॉर दिस बिग टाइम। तो लास्ट ईयर उन्होंने मुझे फोन किया कि राकेश जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आई विल पे यू बैक। तो वो वक्त आ गया है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐसा रोल दे रहा हूँ जो आपने कभी नहीं किया पहले, वो जोन में आप कभी नहीं। हालांकि थिएटर में मैंने से बहुत रोल किए हैं क्योंकि थिएटर एक जगह ही ऐसी जहां एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग अपने साथ। लेकिन फिल्मों में लोग ऐसे रोल देते नहीं कॉमेडियंस को, ये सोच के ये रिस्क होगा, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आदित्य हैड द कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई गिव द थम्स अप टू हिम फॉर दैट। राकेश जी, इस समय जनता ये कह रही है कि ये जो फिल्म है धुरंधर, ये अक्षय खन्ना और राकेश बेदी दोनों की किस्मत को बदल देगी। पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो नहीं जानता, ये वक्त ही बताएगा। मैं तो इस बात में मानता हूं कि जो भी काम मैं अपने हाथ में लेता हूं उसको अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे तरीके से करता हूं, ताकि वो भले ही वो मेरे शुरू के सीरियल हो, ये जो है जिंदगी हो, श्रीमान श्रीमती हो, चश्मे बदूर मेरी फिल्म हो, जो जितने मैंने फिल्में की, 200-250 फिल्में की हैं पता नहीं, और हजारों एपिसोड किए हैं सीरियल्स के। पर कोशिश ये करता हूं कि जो भी मैं काम करूं वो लोगों के मतलब आंखों से होकर दिल तक पहुंचे, ऐसी कोशिश करता हूं। तो ये भी उसी कोशिश में एक एक तरह का एक प्रयास है मेरा, जो भी जी, रोल है। आपने दूरदर्शन के लिए इतना काम किया है और मुझे याद है 1984 में ये जो है जिंदगी नाम का सीरियल दूरदर्शन पर आपका आया करता था और आज आप फिर से दूरदर्शन पे हैं। ये मुझे तो लगता है एक तरीके से आपकी एक बड़ी स्वीट सी होम कमिंग है आज। बिल्कुल, मैं आई टोटली एग्री विद यू। मेरे दूरदर्शन से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि दूरदर्शन ने अगर आप सही मायने में देखें तो ये जो है जिंदगी पहला सिटकॉम था या पहला सीरियल था और दूरदर्शन पहला उसका माध्यम था। तो हमारी एक जो एक कॉम्बिनेशन, हमारी एसोसिएशन है, वो उसी से लोगों को पता चला हमारे देश में कि टेलीविजन की पावर क्या है। तो आज कैसा लग रहा है आपको वापस उसी दूरदर्शन पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके तकरीबन, मैं जब भी मुझे समय मिला है, हर रोज शाम को, आप कहीं भी हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा फॉलो किया है और बहुत ही उम्दा अच्छा बोलते हो। पता थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच इस प्रशंसा के लिए। लेकिन जब मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा था, जब मैंने धुरंधर फिल्म देखी,
तो मुझे भी यह लगा कि इस रोल में आपने बहुत जबरदस्त होमवर्क किया है, और एक ऐसा किरदार जो पल पल अपना रंग बदलता है। उसका बोलने का जो स्टाइल है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेता है, वो चापलूस भी है और वो मक्कार भी है। तो जी। इस रोल की आपने होमवर्क कैसे किया, तैयारी कैसे की आपने? देखिए, अब तैयारी तो करनी पड़ती है सर, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है बगैर तैयारी के तो कुछ नहीं होता है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन स्टडी किए और उनकी आवाज़ें स्टडी की, और फिर मैंने अपनी एक आवाज़ बनाई कि वो कैसे बोलते हैं, उनका लहजा क्या होता है, किस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं वो। तो उसका मैंने उनकी स्पीचें पेपर पे लिख कर अब याद करता था, याद, और अब फिर रिकॉर्ड करता था। तो एक दिन मैं कार में जा रहा था, मेरी पत्नी साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी खुद की रिकॉर्ड की स्पीच लगा दी अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि अब शूटिंग आ रही है, तो मैं जरा उसमें रवानगी रहे मेरे उसमें। तो मेरी वाइफ ने कहा, यार ये तुम क्यों बोर कर रही हो, किस किस भी आवाज है ये? मैंने कहा ये मेरी आवाज है। बोले क्या बात कर रही हो, आपकी आवाज है, लगती तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज है, और मैं अब ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ये आवाज मैं उसमें उस रोल में रखूं। तो किसी हद तक रखी, पूरी नहीं रखी, क्योंकि आदित्य ने कहा कि फिर पूरा आपका ध्यान जो है आवाज में चला जाएगा, आप सीन की जो बारीकियां हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो जी। किसी हद तक आवाज और वो उनका लहजा, डिक्शन वगैरह पे वो मैंने रखा है फिल्म में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक नेता हैं नबील गबोल, जी। ये आपने बिल्कुल हूबहू उनकी नकल की है। एक्चुअली मेरा जो लुक है वो उनके बहुत करीब है। वो मैं क्रेडिट देता हूं हमारे डायरेक्टर को, हमारी मेकअप टीम को। मेरा लुक बहुत उसके करीब लेकर चले गए, वो नबील गबोल के बहुत करीब लेकर लेकर गए। लेकिन जो मेरी बोलचाल है वो मैं एक मिक्स्ड है। उसमें पाकिस्तान के और हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन मेनली पाकिस्तान के, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है। तो और लहजा, डिक्शन वो मैंने कोशिश की है कि वही की रखूं। जी। इस फिल्म में जो कास्टिंग की गई है वो भी एक अच्छा प्रयोग लोग इसे मान रहे हैं कि बड़े जमाने के बाद कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है, इतने बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ, और बिल्कुल वो जो कास्टिंग इस प्रकार से की गई है कि वो सारे कलाकार उस रोल में एकदम डूब जाते हैं। तो जी। इसके लिए आप आदित्य धर का को श्रेय देना चाहते हैं, राइटर्स को देना चाहते हैं, या मुकेश छाबड़ा को देना चाहते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर थे? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो जाता है डायरेक्टर को, क्योंकि वो कंसीव करता है को या कास्टिंग डायरेक्टर को कि मुझे इस तरह के किरदार चाहिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू मुकेश छाबड़ा का काम वहां शुरू होता है, जो उस तरह के किरदारों को लाकर उस ब्रैकेट में बिठाता है, और फिर उसके बाद एक्टर्स का अपना काम शुरू होता है कि कैसे वो अपने अपने किरदार को जीवंत करते हैं। तो इसमें एक आदमी की मेहनत नहीं है, ये हर आदमी जो जिस जहां पर जो उसका रोल है वो उसको जस्टिफाई करते करते एक लेवल तक लेके जाता है, और फिर पूरी बात बनती है। जब आप ये रोल कर रहे थे और ये फिल्म बन रही थी, तब आपने कभी ऐसा सोचा था कि 71 वर्ष की उम्र में ये एक तरीके से ये फिल्म आपको एक नई पहचान देगी, एक नए तरह का नाम देगी, और ये नाम, ये पहचान, ये कब किस उम्र में आ जाए कोई नहीं जानता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मेरा लिखा हुआ शेर मुझे याद आ रहा है इसी बात पे। एक मेरी गजल है लिखी हुई, उसका एक शेर है कि खिजाएं उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, खिजाएं उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, एक गुल खिले मेरे नाम का आपके बहार में। क्या तो बात है। ये हर एक्टर, हर डायरेक्टर वेट करता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा। जी। अब मैं कंट्रोवर्सी की बात आपसे करना चाहता हूं। जब से फिल्म आई है कंट्रोवर्सी भी बहुत हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म बड़ी जहरीली है, फिल्म में जहर ही जहर भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जहर का इंजेक्शन है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और कलाकारों का काम ही है कि सच्चाई जो है, और समाज की सच्चाई को आईना बनाकर समाज को ही दिखाया जाए कि देखिए इस समय आपका ये चेहरा है, आजकल आप ऐसे दिख रहे हैं, आजकल आप ये कांड कर रहे हैं। तो आर्ट एंड सोसाइटी आर इंटरवोवन ऑलवेज, आपको पता ही है, और दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। आर्ट जो है वो समाज का रिफ्लेक्शन है, समाज आर्ट का रिफ्लेक्शन है, और दोनों
इन कंजेक्चर ही चलते हैं हमेशा, और कोई इमेजिनेशन से कोई ऐसे आसमान से कुछ तोड़ के नहीं लाया है कोई आदमी। ये फिल्म में जो भी जितने सीक्वेंसेस हैं या जितने इंसिडेंट्स हैं वो आसमान से नहीं तोड़े गए हैं। टॉर्चर जो दिखाया गया है सर, वो भी इतना ही दिखाया गया है जो एक आम आदमी, हम जैसा एक आम आदमी जिसको टॉर्चर का आता पता नहीं है, वो झेल सकता है। झेल सकता है, जेन्युइनली झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल फिजिकल झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की झेलने की बात कर रहा हूँ। वो देखने में जितना झेल सकता है उतना ही दिखाया गया, वरना तो आदमी थिएटर से उठ के बाहर चला जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है ये फिल्म, और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग फिल्म देख देख के वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं कि हमें तो फिल्म बड़ी अच्छी लगी। तो इसमें कई एंगल्स हैं, पाकिस्तान भी है, बलोचिस्तान का जो समस्या है उसको भी बड़े महीन तरीके से उठाया गया है। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक सिनेमा ऐसा है जो एक मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये फिल्म बहुत सारे लेवल पे काम कर रही है। पाकिस्तान क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस है उनका, तो उनको लगता है कि हमारी फिल्म है, जबकि उनकी फिल्म नहीं है। ये फिल्म हमारी फिल्म है कि हमारे साथ ये हुआ और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको लगे उनकी फिल्म है, तो अगर वो गिल्टी कॉन्शियस उन्होंने किया ऐसा, तभी उनको फील हो रहा है। जी, इतने बड़े बड़े कलाकार जब एक साथ मिलते हैं, देखिए एक तरफ रणवीर सिंह खड़े हैं, फिर अक्षय खन्ना हैं, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं, बहुत मतलब बड़ा हैवीवेट स्टार कास्ट है, और उसके बीच में आप भी हैं। आपका किरदार बड़ा जबरदस्त है, आपका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक्टर्स अपना नेबरहुड देखते हैं तो क्या कभी आपको भी एक इनसिक्योरिटी होती है? जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि अरे ये एक्टर उस एक्टर को खा जाएगा, ये उसको खत्म कर देगा, इस प्रकार की जो चीजें। सर, जो मजे हुए कलाकार होते हैं, जो अपने रोल में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता है कि मुझे इसी में मुझे बेटर करना है। इसके इस दायरे के बाहर मैं अगर जाऊंगा, मैं कोशिश भी करूंगा, तो या तो काट दिया जाएगा या मैं खराब लगूंगा। तो यू हैव टू रिमेन इन योर कैरेक्टर, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा ये लाइन उसकी नहीं मेरी होनी चाहिए, तो फिर वो हीरो अकेला ही फिल्म बना ले, औरों को क्यों ले रहा है भाई। आप एक एक्टर हैं, प्रोफेशनल एक्टर हैं, कलाकार हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आप इस फिल्म में नहीं हैं और आप इसे एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, और पूरे देश में इस समय अक्षय खन्ना का नाम लिया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया है, क्या जबरदस्त वापसी उन्होंने की है। क्या आप मानते हैं कि अक्षय खन्ना का जो काम है वाकई में ऐसा है, इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है कि देश में इतनी चर्चा उनके बारे में हो रही है? हाउ डू यू रेट हिम? क्योंकि आपने साथ में काम भी किया होगा पहले, आपने उनकी मेहनत भी देखी होगी। उनका अगर कोई अलग स्टाइल है, मुझे पता नहीं, मैं कभी उनको मिला नहीं हूं, लेकिन हो सकता है उनका काम करने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल बाकियों से अलग हो, और फिर आप उनको एक दर्शक की तरह देखते हैं, तो कैसा पाते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मतलब आपसे क्या, ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ कि एक एक्टर को इतना पता नहीं चलता कि दूसरा एक्टर अपने रोल के बारे में क्या प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आज मेरा सीन है, मेरा अक्षय का सीन है, तो हम दोनों ने सीन पढ़ तो लिया, लाइनें भी पढ़ ली, हमने आपस में बोल भी ली, लेकिन अंदर मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा वो अंदर से क्या जज्बा निकलेगा, मेरे जो हिडन मेरे जज्बात हैं वो किस तरह से मेरे चेहरे पर आएंगे, मैं कहाँ कॉमा लगाने वाला हूँ, कहाँ मैं एक लुक के लिए वेट करने वाला हूँ, वो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। वो मुझे दूसरे एक्टर के बारे में मैं मालूम नहीं पड़ेगा, ना किसी दूसरे एक्टर को मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। वो जब हम करने के लिए आएंगे तब हम उसको इन यूनिसन लेकर आएंगे, एंड द डायरेक्टर विल फील कि नहीं यार, ये इसको ऐसा ऐसा करते 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 या नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एक एक्टर दूसरे एक्टर से इनसिक्योर हो रहा है, फिर तो कोई फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती अगर ऐसा हो तो। जी, तो आप कह रहे हैं कि कई बार जो दो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे को सरप्राइज भी करते हैं, और सरप्राइज बिल्कुल सामने आके ही करते हैं, तभी पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल करते हैं। अब देखिए, फिल्म में एक सीन है कि अक्षय मुझसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि असलम वापस आ रहा है, तो मैं कहता हूं कौन? आतिफ असलम। तो हालांकि बात संजय दत्त के बारे में हो रही है, वो भी वही बात कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि मैं घुमा के एक टॉपिक को मतलब इग्नोर कर रहा हूँ, उनकी बात को इग्नोर कर रहा हूँ, और बाद में मैं आता हूँ, अच्छा तो अरे यार छोड़ो यार, अच्छा तो उसकी बात करो। तो ये जब हमने रिहर्स किया, तो रिहर्स करते वक्त उसका हर रंग तो हम नहीं बोलेंगे ना,
लाइनों को रिहर्स करते को उस चीज का हर रंग तो नहीं बोलेंगे, उस चीज का हर रंग तो शॉट के टाइम पर ही आएगा। जो छोटी छोटी पॉजेज हैं, जो गैप्स हैं, जी। लुक्स हैं, एक आध लाफ्टर है, एक आध स्माइल है, वो तो जब परफॉर्मेंस के बिल्कुल एंड, और फिर डायरेक्टर देखेगा कि नहीं ये ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, इसको चलो थोड़ा ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, एंड इट बिकम्स। जी। आपका सबसे पसंदीदा सीन या डायलॉग कौन सा था इस फिल्म में? अब मैं वो जो बोलने वाला हूं, अगर आप उसको बी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। वो मत बोलिएगा क्योंकि लाइव है। अच्छा, ठीक है। मैं लेकिन आप उसकी जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो जब मैं उसके घर में जाता हूँ, और मैं गया हूँ झगड़ा करने उससे, कोई मेरी बेटी को ले गया है, मेरी बेटी, मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ, मेरी बेटी एकदम स्लम एरिया में रह रही है उसके साथ, और मैंने एक मोटी सी गाली निकाली, वो गाली का एक ऑल्टरनेट देता हूँ कि हरामजादे, है वो 19 किया तो 30-32 का तो होगा तू, तो जो शर्मो आया है कि नहीं के, तो वो, और एंड में करते 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 फिर उसको वो उस पर चिल्लाने के लिए आता है, उसको नीचा दिखाने के लिए आता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि यार ये तो पावर हाउस होने वाला है आगे का, ये मेरे काम का आदमी है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके हाथ चूम लेता है, एंड ही एक्सेप्ट्स हिम एज हिज सन इन लॉ। वो एक गजब का सीन है, और इसमें हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर एंड द राइटर, जो आदित्य धर दोनों है, राइटर भी डायरेक्टर भी, मतलब कमाल का कंसीव किया उसने वो सीन, जी। बहुत अच्छा। मैंने वो सीन देखा और मैंने देखा कि आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं कैसे वो बदलते चले गए। गुस्सा आया, फिर वो गुस्सा ठंडा हो रहा है, उसके बाद सिंपैथी आ रही है, फिर कुछ आप आगे का सोच रहे हैं और आप खुश हो जाते हैं, एंड देन फिर आप हालात से समझौता कर लेते हैं, और वो कई बार ऐसा लगता है कि बिना डायलॉग के बोले ही आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर भाई। अब लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा, तो अब रिहर्सल के टाइम पे ये बात मैं थोड़ी कर सकता हूँ सब कुछ अपने को एक्टर के साथ, वो तो जब जिस शॉट चलेगा तब धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन आने शुरू होंगे। आपने अक्षय खन्ना के साथ भी कई आपके सीन थे, जैसे शुरुआत में जब आप अस्पताल में आते हैं जी, और नाटक करते हैं ये कि आप मेरे बहुत मुंह में आहत हैं, पानी भर जाए। जब आप नंगे पैर दौड़ के आ रहे हैं। जी जी जी। तो अक्षय के साथ जो आपके सीन थे अक्षय खन्ना के साथ, और क्योंकि अक्षय की इतनी बात हो रही है, अक्षय के साथ काम करना आपको कैसा लगा, और क्या आपने उनके बारे में कुछ डिफरेंट पाया, कुछ अलग पाया? देखिए, अक्षय खन्ना बहुत ही आ, आ, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, अक्षय खन्ना है, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो अपनी एनर्जी को एकदम वहां तक बचा के रखते हैं और वहीं पे उसका मुजाहरा करते हैं, उसकी जो है एग्जीबिशन वहीं करते हैं जब कैमरा शुरू होता है, शॉट शुरू होता है। अक्षय खन्ना उनमें से हैं, वो बहुत इंटरनलाइज करते हैं हर सीन को, और सेट पे अकेले बैठते हैं, ज्यादा किसी से मिंगल अप नहीं होता, अनलेस कोई छोटा मोटा मतलब जोक हो तो कोई बातचीत हो। मेरे साथ तो खैर बहुत ही उनकी बातचीत हुई, वी डिस्कस्ड माय थिएटर विद हिम, माय प्लेज विद हिम, जो मैं नाटक करता रहता हूँ थिएटर, उन्होंने कहा भी कि वो आएंगे। लेकिन फिर भी सीन जो है जिस समय शुरू होता है, उसी समय एक्टर एक अपने, क्योंकि सबको, डायरेक्टर को भी मालूम है कि सब मजे हुए कलाकार हैं, जो मुझे चाहिए उसका पहले दूसरे टेक में एक 90% तो आ ही जाएगा, फिर उसको तराश के उसको 100% वो ले आएंगे। जी। राकेश जी, ये भी एक स्पाई फिल्म है, लेकिन अभी तक हमने जो स्पाई फिल्म देखी हैं, जिन्हें मैं कहता हूं बड़ी डिजाइनर स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में होती हैं, जिसमें हीरो बहुत शानदार दिखता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, शानदार लड़कियां बहुत रिजॉर्ट्स सारी में होती होते हैं छोटे हैं, छोटे कपड़ों में। बिकिनी गर्ल्स होती हैं, प्राइवेट जेट्स में वो सफर करते हैं, और एक फिल्म ये है। दर्शक को वो अच्छी लगेगी या ये, और असली फिल्म कौन सी है? मुझे लगता है कि असली फिल्म तो यही है सर, क्योंकि ये फिल्म में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो मैं आपको ये बड़ी, बहुत जो आदित्य धर ने किया है वो एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा है। वो इसलिए है, इस फिल्म में कमर्शियल कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसा आधे कपड़ों में किसी लड़की का डांस नहीं है, कोई ऐसा लव अफेयर नहीं है कि मतलब कि जो बहुत इमोशनल हो, जिससे लोग जुड़े। इसमें सिर्फ एक चीज है, देश प्रेम बहुत
है कि एक आदमी अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर क्या क्या कर रहा है, और बाकी लोग जो इससे पहले गए हैं वो भी क्या कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूं इस देश में ये है कि हम अपने देश में इतना पीसफुली उठ रहे हैं, रह रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब मर्जी जहां मर्जी जा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हमारे आसपास कोई बम नहीं फट रहे हैं। इसके पीछे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो अपनी जान पे खेलकर पता नहीं क्या क्या देश के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी जो भावना है, ये कमर्शियल नहीं है, ये एक इमोशन है जो ऑडियंस के साइक को झंझोड़ रही है कि देखो हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है और हम हर एक। इस फिल्म में एक डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। अब जी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी ये जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, वो इस फिल्म की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस पर पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई हैं, इस पर अलग अलग बुद्धिजीवी जो हैं वो भी आ गए हैं, अपने आप को पाकिस्तान के जो दोस्त कहने वाले लोग हैं वो भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये फिल्म तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ी जहरीली फिल्म है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने ही देश में रहकर इस फिल्म को गिराने में लगे हैं? देखिए, उन लोगों को तो जनता ने जवाब दे ही दिया है, क्योंकि अभी फिल्म को लगे हुए देखिए 4-5 दिन हुए हैं और मैं कम से कम ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जो ऑलरेडी फिल्म 2 या 3 बार देख चुके हैं और फिर से देखने का प्लान बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये क्या, देखिए क्या है, जहां पर मतलब धूप रहेगी वहां छांव तो रहेगी रहेगी, जहां पर पानी रहेगा वहां पर आग के आसपास ही होगी कहीं ना कहीं। जी तो ये एक कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की सोच तो हमारे मतलब रहेगी हमेशा, आप उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो किस आराम से आज, जबकि सारा ऑलमोस्ट आई कैन से half of the world is living in some kind of uncertainty in every country के आज पता नहीं उठेंगे तो हमारा घर भी सलामत होगा या नहीं होगा। उस माहौल में हम इतने सिक्योरली अपने घर में रह रहे हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, धुरंधर के सुपरहिट होने के बाद उसके बाद का जीवन आपका कैसा है और क्या बदलाव आया जीवन में, या सब वैसा ही है? मैं इन चीजों में ज्यादा सोचता नहीं सुधीर भाई, मैं हमेशा आई लिव बाय द डे। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अब कैसा बदलाव आएगा, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। इतने साल मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने अच्छा जैसा भी काम किया है, तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद अपनी फीस तो आप बढ़ा ही देंगे? ये आपको क्यों बताऊं ठाकुर। पर मैं उम्मीद करता हूं आपकी फीस भी बढ़ेगी, आपका स्टारडम भी बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता जो पहले से ही इतनी शानदार है और आगे बढ़ेगी, और आप लोगों को अलग अलग शेड्स के ये जो रोल्स हैं ये ऐसे ही दिखाते रहेंगे। राकेश जी, इट वाज ए प्लेजर टू स्पीक टू यू, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सुधीर भाई, एंड कीप द गुड वर्क गोइंग। आई रियली लव द वे यू स्पीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।